गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का पार्ट 4 है उत्तराखंड जीके का, और इसमें भी देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पीवाईक्यू वाली जो मॉर्निंग डोज है, इसमें आपको मंडे और ट्यूसडे की मॉर्निंग में मिलेंगे यूके जीके के पीवाईक्यू। इसके साथ साथ आपको वेडनेसडे और थर्सडे की मॉर्निंग में मिलेंगे हिंदी के पीवाईक्यू, ठीक है। और साथ ही आपका फ्राइडे और आपका सैटरडे जो आएगा, इसमें आपको मिलेंगे जीएस के पीवाईक्यू, ठीक है, मॉर्निंग में। तो ये तो मॉर्निंग का डोज है, और इसमें आपका पता ही है पीवाईक्यू के साथ डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन में दूंगा, एक एक फैक्ट याद कराऊंगा जो भी क्वेश्चन पूर्व में पूछा गया है। अब कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे पीवाईक्यू तो हम याद कर ही लेंगे, कुछ जो आजकल उत्तराखंड के डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या हिंदी के या जीएस के, वो बताइए। तो वो टेस्ट सीरीज आपको हमारी शाम में मिलेगी, जो रात को मैं हमेशा देता था आपको पहले से, जिसमें हमारी उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज है। यूके जीके के 192 भाग हुए हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज है हमारी एक प्लेलिस्ट, जिसमें आई थिंक 150 से ऊपर पार्ट हो चुके हैं। ऐसे जीएस की टेस्ट सीरीज है जिसमें भी 150 से ऊपर भाग हो चुके हैं। तो इन वाली टेस्ट सीरीज में, जो कि मैं आपको देता था पिछले 3-4 सालों से लगातार देता आ रहा हूं, तो इसमें जब आगे का पार्ट आएगा उसमें थोड़ा आपके जो कठिन प्रश्न है उनको लाया जाएगा, और पीवाईक्यू आपको अन्य महत्वपूर्ण और बेसिक्स क्वेश्चन का अच्छा रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन आपको ये संयोजन मिलेगा, जिसका 100% बेनिफिट आपको अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम में या यूकेपीएससी एग्जाम में प्री में देखने को मिलेगा। तो इन सीरीजों को आप बिल्कुल स्किप ना करें। साथ ही उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ और हिंदी रिवीजन महाकुंभ भी कंटिन्यू हो चुका है, उसको आप लोग देखते रहें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास देखेंगे, पीवाईक्यू का पार्ट 4 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, कस्तूरी मृग विहार उत्तराखंड में कब स्थापित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, कस्तूरी मृग जो है बहुत महत्वपूर्ण एक हमारा पशु है उत्तराखंड राज्य का, और साथ ही उत्तराखंड का राजकीय पशु भी है ये। उत्तराखंड का राजकीय पशु है ये, ठीक है। मास्कस काइसोगास्टर इसको कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। और इसके संरक्षण के लिए उत्तराखंड में पहला जो हमारा बना था 1972 में केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी। कब? 1972 में। कहां पे? केदारनाथ में। केदारनाथ में हमारा कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब ये जो केदारनाथ कस्तूरी वन्यजीव विहार है या केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ये आपका 975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग, ठीक है। 975 पॉइंट कुछ है, मतलब 20 आई थिंक है। तो इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके बाद देखिए, कस्तूरी मृग से संबंधित दूसरा जो था 1986 में पिथौरागढ़ के अस्कोट में, ठीक है, जो अस्कोट वन्य जीव विहार है, इसको भी इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि वहां पर आपका राजकीय पशु कस्तूरी मृग का संरक्षण हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य स्थापित हैं? तो बताइए, इनमें से कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे? नो डाउट उत्तराखंड का जो चमोली है भाई, ये आपका संपन्न है, आपका सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चमोली जनपद में ही स्थित है, ठीक है। अब देखिए चमोली में कौन कौन से हैं देख लो। चमोली में जो हमारा देखिए आपका राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन सा है? पहले तो राष्ट्रीय उद्यान देखो, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये है यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क। सेकेंड इज फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी पार्क, ठीक है, ये हो गए 2, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपका इसमें वन्य जीव विहार भी हैं, ठीक है, वन्य जीव विहार आपके पाए जाते हैं चमोली में, और साथ ही एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो मैं आपको लास्ट टॉपिक में बता चुका था, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका 3 जनपदों में फैला हुआ है। कौन कौन से 3 जनपदों में? तो एक तो हमारा चमोली में है, दूसरा बागेश्वर में और पिथौरागढ़ में, ठीक है। पीसीबी मैंने आपको बताया था ना, तो पीसीबी में फैला हुआ है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कब स्थापित हुआ? 1988 में। यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? 2004 में, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे। तो ये 2 पार्क हो गए, ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो हमारा
इसमें कौन सा रह जाता है? ठीक है, वन्य जीव विहार तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि जो 7 वन्य जीव विहार है उसमें गोविंद हो गया आपका उत्तरकाशी में, केदारनाथ वाला आपका हो गया रुद्रप्रयाग में, थोड़ा भाग इसमें भी जाता है इसका, अस्कोट वाला हो गया पिथौरागढ़ में, मसूरी वाला देहरादून और टिहरी में फैला हुआ है, वैसे मसूरी में ही है, देहरादून में है, बिनसर वाला अल्मोड़ा में हो गया, सोना नदी पौड़ी में, और नंदौर आपका आपका हो गया उधमसिंह नगर में। ठीक है, तो चमोली में आपका, हाँ यही होगा फिर। एक तो आपका 2 यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, और तीसरा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का बहुत बड़ा भूभाग फैला हुआ है चमोली में। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार किस ऊंचाई पर पाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है कौन सी ऊंचाई पे पाए जाते हैं? उत्तराखंड के वन अगर आप टॉपिक क्लियर किए हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में आप देखते हैं तराई का क्षेत्र है, फिर भाबर क्षेत्र में अलग वन पाए जाते हैं, उसके ऊपर शिवालिक में वन अलग दिखते हैं, फिर मध्य हिमालय लघु हिमालय में अलग वन दिखते हैं, वृहत हिमालय में अलग वन दिखते हैं, फिर हमारी आ जाती है ट्री लाइन। ठीक है, ट्री लाइन के भाई ऊपर में हमको बुग्याल दिखते हैं, और बुग्याल के ऊपर में हमको दिखती है क्या? स्नो लाइन, जिसको कहा जाता है हिमरेखा। ठीक है, ये पूरा लेखा जोखा है हमारे उत्तराखंड में वनों का। अब उत्तराखंड में जो पर्वतीय शीतोष्ण वन, यानी कि शीत और उष्ण, यानी कि ठंडा और गर्म दोनों में जो वृक्ष पैदा होता है वो शीतोष्ण वन में आएंगे। तो इनका विस्तार पाया जाता है आपका ठंडा, जहां ठंड भी अच्छी पड़ती है और गर्मी भी ठीक ठाक रहती है। जैसे हमारा पहाड़ी रीजन ही आप मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो जैसे कि पौड़ी वाला एरिया है, पौड़ी के अलावा आप मान लो मसूरी का एरिया है जो कि शिवालिक में हालांकि लेकिन ऊंचाई के हिसाब से, उसके अलावा आप नैनीताल का एरिया मान लो, और चंपावत का, लोहा घाट का, पिथौरागढ़ का। ठीक है, तो इन एरियाओं का विस्तार है आपका 1800 से 2700 मीटर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनके निचले भागों में देखा जाए तो निचले भागों में इस ऊंचाई पे चीड़ वन पाए जाते हैं, ढाल में चीड़ के वन पाए जाते हैं, यहाँ ढाल में चीड़ होंगे। और इससे थोड़ा ऊपर को अगर आप जाएंगे तो ऊपरी भाग में स्प्रूस, देवदार, साइप्रस आदि के पेड़ पाए जाते हैं। और बिल्कुल टॉप में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे आपका बर्च और जो नीला चीड़ जो होता है उसके भी वृक्ष इसमें देखने को मिलता है। बर्च मतलब भोजपत्र के वृक्ष भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो देखिए, इसको कहा जाता है हिंदी में कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति। क्या कहा जाता है इसको? कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति। यानी कि उसमें कुमाऊं के लोगों को जो कष्ट हो रहे थे, उन कष्टों को देखते हुए तत्कालीन जो कमिश्नर था पी विंडम, इसी को अध्यक्ष भी बनाया जाता है फिर इसका कमेटी का। उस समय पर्सी विंडम कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है, तो कमिश्नर ने ये समिति बनाई थी कि इसमें देखा जाए यार लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है उत्तराखंड में। उसमें वन आंदोलन काफी ज्यादा हो रहे थे। उसके अलावा देखिए कुली, जो हमारा कुली बेगार आंदोलन भी चल रहा था, वन आंदोलन भी चल रहे थे, और हमारा कुमाऊं परिषद बहुत ज्यादा उंगली कर रहा था इनके पीछे। तो यहाँ पर पर्सी विंडम को समझ में आ गया भैया तो वन समस्याओं के लिए एक समिति बनानी पड़ेगी। तो समिति बनाई गई, और समिति द्वारा ये सुझाया गया कि जो हमारा प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से लगी हुई समस्त सरकारी भूमि को वन विभाग के नियंत्रण से हटा लिया जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि निजी नाप की भूमि से लगी हुई, उसमें जैसे मान लीजिए मेरा खेत था, खेत के बाद जो भी इजरान वाला क्षेत्र था, तो इसको उसमें वन भूमि घोषित कर दिया गया था। अब वन भूमि घोषित करके यार आदमी अपनी बकरियां, गाय वगैरह चराने के लिए लकड़ियां लेने भी कैसे जाएगा? जंगल में जाना तो वैसे ही बैन कर दिया इन लोगों ने। और इसमें भी इन्होंने क्या किया, ये वाला रोड़ा डाल दिया। तो इससे लोगों को बड़ा गुस्सा आया भाई। लोगों ने बोला भैया ये तो गलत हो रहा है और इसको अब बदलना पड़ेगा आपने। ठीक है, तो उसमें पर्सी विंडम ने ये चेंजेस किया था। तो वन विभाग के नियंत्रण से हटा लिया गया था सरकारी भूमि को, और साथ ही अन्य जो समस्याएं थी लोगों की, और जो फॉरेस्ट संबंधी कुछ नियम थे जैसे चराई वाले नियम, और जो चारा पत्ती लकड़ी जलावन की लकड़ी लाने वाले नियम, उनको थोड़ा लचीला बनाया गया। ठीक है, कठोर थे पहले। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है? तो कौन सा है भैया इनमें भारतीय धरोहर स्थल में से एक? ठीक है, तो ये है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। ठीक है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल हुआ था?
तो इसको शामिल किया गया था नेशनल पार्क को आपका, नंदा देवी नेशनल पार्क आपका 1988, ठीक है। और वहीं आपका फूलों की घाटी कब यहाँ पे शामिल की गई यूनेस्को की धरोहर सूची में, तो 2005, ठीक है, 2005 में। आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये दोनों ही जो नंदा देवी नेशनल पार्क है और वैली ऑफ फ्लावर है, चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन है? तो देखिए, हिमालय पर्यावरणीय अध्ययन एवं संरक्षण संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है हैस्को। क्या बोला जाता है इसको? हैस्को। ठीक है, कई बार हैस्को पूछ लेता है, वो तो आपको पता होना चाहिए। हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड हैस्को। और हैस्को की स्थापना की थी हमारी अनिल प्रकाश जोशी जी ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनिल प्रकाश, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। जोशी जी को भैया इसके लिए आपका, जोशी जी जो है पद्मश्री भी है, इनको पद्म श्री अवार्ड है अनिल प्रकाश जोशी जी को। और इसकी जो स्थापना की थी इन्होंने हैस्को की 1983 में की थी, 1983 में। ठीक है, इस संगठन को बनाया था हैस्को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिए, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। निम्न में से उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य की आपकी लोकेशन देखने को मिलेगी नैनीताल जिले में। ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं कहीं कहीं पे उधमसिंह नगर बोलता हूँ, तो ये है नैनीताल जनपद में। लास्ट आपका अभ्यारण्य वाले में भी मैंने आपको आई थिंक इसका उधमसिंह नगर बताया, बट नंदौर जो है आपका नैनीताल में होगा। ठीक है, नंदौर, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित हुआ था 2012 में। ठीक है, यह हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत आता है और हल्द्वानी आपका नैनीताल में है, हल्द्वानी वन प्रभाग। हालांकि कुछ एरिया इसका विस्तृत है, टच करता है आपका उधमसिंह नगर वाले पार्ट को, यानी कि खटीमा वाले पार्ट को। ठीक है, बट मैक्सिमम पार्ट जो है इसका आपका नंदौर का नैनीताल में ही है, ध्यान रखेंगे। गोला नदी जो है हल्द्वानी वाली, हल्द्वानी गोला के तट पे है, और इधर से आती है हमारी शारदा यानी कि काली नदी। तो गोला नदी और शारदा नदी के मध्य में फैला हुआ है नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्लियर? तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, नैनीताल में है नंदौर वन्य जीव विहार। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार जो हमारे उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा आ जाता है 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला है गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे कहाँ पे? उत्तरकाशी में। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा आपका? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तीसरा हमारा है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। अस्कोट वाला हो जाएगा आपका कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट इज फोर्थ इज आपका मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, सबसे छोटा ही है। 5वें नंबर पे आपका आ जाता है बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिनसर वाला है आपका अल्मोड़ा में। 6ठे नंबर पे आ जाता है आपका नंदौर। नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ स्थित है? नैनीताल में। ठीक है, लास्ट स्लाइड मैंने आई थिंक मैंने आपको उधमसिंह नगर बताया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कमेंट में आप लोग बता दीजिए, मैं पिछले वीडियोस के कमेंट पढ़ता हूँ ताकि नेक्स्ट में उसका करेक्शन कर सकूं। तो 7वां हमारा हो जाता है कौन सा? सोना नदी। सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा पौड़ी में। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। चलिए, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? ये क्वेश्चन जब आया था बहुत लोग हिल गए थे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत जगह पे दिया हुआ है, परीक्षा वाली में इवन दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जो लास्ट की लाइनें हैं ये बोली गई थी हमारी फूलों की घाटी में, और फूलों की घाटी में जो ये लाइन बोली थी ये एक विजिटर ने बोली थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पहले तो वैली ऑफ फ्लावर्स की ये बात है, और ये फूलों की घाटी में एक स्मारक बना हुआ है। ठीक है, स्मारक में ये लाइनें लिखी हुई हैं जो लाइन में यहाँ पे पढ़ रहा था अभी। ठीक है, आई विल लिफ्ट अप माइन आईज ऑन टू द हिल्स फ्रॉम वेंस कम माई हेल्प, वेयर आर दीज वर्ड्स। अच्छा, ये पूरा हो गया, जो स्टेटमेंट है इतनी है। आई विल लिफ्ट अप माइन आईज ऑन टू द हिल्स फ्रॉम वेंस कम माई हेल्प। ठीक है, तो हुआ क्या था भैया, आपका जॉन मार्गरेट
नामक एक हमारी क्या थी, स्कॉलर थी। वो फूलों की घाटी में आई थी। जब फ्रैंक स्माइथ ने दुनिया के सामने इसको रखा तो इस घाटी के बहुत चर्चे हो गए। तो ये लड़की यहाँ पे आई थी और फूलों की घाटी में घूम रही थी। अब भगवान जाने पत्थर में पैर फिसला या वहां पे जो आंचलियां होती हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी की होगी कि जो वहां की आंचलियां दैवीय शक्तियां हैं, उन दैवीय शक्तियों की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से ये खाई में गिर गई। ठीक है, खाई में गिर गई तो ऑन द स्पॉट इनकी मृत्यु हो गई। जॉन मार्गरेट, ये अच्छी लड़की थी, रिसर्च के लिए आई थी और अपनी शोध के लिए आई थी वहां पे, वो खाई में गिर के मर गई भैया। देवभूमि में किसी भी उच्च और शांत प्लेस में आप लोग जाते हो पिकनिक मनाने या घूमने, में आपको एडवाइस करूंगा वहां पे ज्यादा साउंड ना करें, क्योंकि बहुत सी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो देवभूमि में विराजमान है। ठीक है, इसकी हंसी ना उड़ाएं कभी, अन्यथा आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। तो ये चीज हुई थी और इसी के बारे में वहां पे ये पूरा आपका जो होता है ना, रोड के किनारे भी होता है, आपने देखा होगा जो समाधि पटल होता है, तो वो बनाया गया और इसमें लाइनें लिखी गई हैं फूलों की घाटी में। क्लियर? चलिए, बाकी फूलों की घाटी की खोज मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1931 में की थी। किसने? फ्रैंक स्माइथ ने। ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो राजाजी नेशनल पार्क स्थापित हुआ था आपका 1983 में, 1983 में। और 1983 में स्थापित हुआ था। कितने जनपदों में विस्तृत है? तो 3 जनपदों में ये विस्तृत है। ठीक है, अब इन 3 जनपदों को आपको याद रखना है। D फॉर देहरादून, H फॉर हरिद्वार एंड P फॉर पौड़ी। ठीक है, आपको याद रखना है PhD। PhD याद रखो, आपको याद आ जाएगा कि 3 जनपदों में राजा जी ने क्या की? PhD की। P फॉर पौड़ी, H फॉर हरिद्वार, D फॉर देहरादून, इन 3 जनपदों में विस्तृत है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। 2015 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 2015 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजाजी नेशनल पार्क का जो नाम है, ये भारत के पहले जो गवर्नर थे, स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर थे, सी राजगोपालाचारी, उनके नाम पे रखा गया है। राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इनका उपनाम था राजा जी, इनके नाम पे ही इसका नामकरण हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, सोना नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मैं बता चुका हूँ, ये पौड़ी में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में सोना नदी। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 1987 में। और इसका जो क्षेत्रफल लगभग 301 वर्ग किलोमीटर है, 301 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिए, एरिया वाइज उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो हो जाएगा इनमें से कौन सा? राइट आंसर जाना चाहिए क्वेश्चन का ऑप्शन। अच्छा, इसमें क्या पूछा? लार्जेस्ट सेंचुरी, कार्बेट तो नेशनल पार्क हो गया, राजाजी नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी जो है आपका, ये भी नेशनल पार्क हो गया, केदारनाथ जो है पशु विहार। ठीक है, केदारनाथ पशु विहार जो है हमारा, ये आपका क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ वन्य जीव विहार दे दिया है ना। दिए गए विकल्पों में अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक जो होना चाहिए कार्बेट का, जो हमारा कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का जो क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल तो 520 वर्ग किमी है, 520 वर्ग किमी। ठीक है, और राजाजी नेशनल पार्क जो है, राजाजी जो है हमारा, ये देहरादून में स्थित है। राजाजी का भी नहीं है इतना। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा मुझे। चलिए इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको लेंगे। दिए गए विकल्पों में देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, अब ध्यान से देखते हैं तो। राजाजी नेशनल पार्क तो हो गया 820 वर्ग किमी में। नंदा देवी का 624 हो गया। केदारनाथ वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार का हो जाएगा हमारा लगभग 957 वर्ग किमी में है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर आपका अभ्यारण्य पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन डी होगा इसमें। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए नंदा देवी पशु विहार है ना, ये हो सकता है टाइपिंग में गलती हुई है। चलिए ऑप्शन डी होगा इस हिसाब से। ठीक है, अगर देखिए पार्क वाइज भी अगर हम देखते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है 520 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर के आसपास। नंदा देवी जो हमारा उद्यान है, पशु विहार हटा देता हूं मैं, नंदा देवी पार्क जो है इसका जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर है। केदारनाथ वन्य जीव विहार या पशु विहार का जो है हमारा क्षेत्रफल है टोटल कितना, तो ये आपका 957 है। इसके हिसाब से ऑप्शन डी होगा फिर आंसर। ठीक है,
फिर भी इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा अगले सेशन में, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला निम्न में से कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र की मैं बात करूं तो सर्वाधिक वन क्षेत्र दिए गए जनपदों में है चंपावत का। ठीक है, नई वाली जो रिपोर्ट आई है, नई वाली रिपोर्ट के हिसाब से भी चंपावत, क्योंकि देखिए किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अपने क्षेत्रफल के हिसाब से चंपावत में लगभग 69% के आसपास वन क्षेत्र है। तो नैनीताल को पछाड़ के पहले नंबर पे चंपावत आ गया है, प्रतिशत में दूसरे नंबर पे है नैनीताल। ठीक है, जबकि कुल क्षेत्रफल में, वनों के कुल क्षेत्रफल में पहला पौड़ी ही है और दूसरा उत्तरकाशी है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पे खोला गया था? तो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया था भारत का, ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी की जो भैरव घाटी है, ध्यान रखेंगे कहां पे, भैरव घाटी में। ठीक है, भैरव घाटी, और भैरव घाटी स्थित है, भैरव घाटी में एक प्लेस भी देखने को मिलेगा आपको, लंका नामक प्लेस। ठीक है, तो भैरव घाटी में लंका नामक जो प्लेस है, यहाँ पर हिम तेंदुआ संरक्षण ये हमारा स्थापित हुआ, ध्यान रखेंगे। और देश का पहला हिम तेंदुआ यानी कि जो स्नो लीपर्ड होता है उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड ये आपका एक महत्वपूर्ण यहाँ पे सरकार की पहल है। नेक्स्ट है देखिए 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैतिया आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई? तो मैतिया आंदोलन जो है भाई, कल्याण सिंह रावत जो कि पेशे से क्या थे, एक टीचर थे। ठीक है, एक अध्यापक थे ये। तो ये अध्यापक थे कहां पर, आपका चमोली के ग्वालदम में। ग्वालदम जो क्षेत्र है चमोली का, बधानगढ़ वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर ये थे। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये आंदोलन है। इसके तहत क्या होता है कि गढ़वाल के किसी गांव में जब लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय दुल्हा दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान पर ले जाकर कोई फलदार या आपका जो हमारा सदाबहार वृक्ष है उसका वृक्षारोपण करवाया जाता है। ठीक है, और अपने बच्चे की तरह वो कपल क्या करता है, उस वृक्ष का ध्यान रखता है। तो ये आपका ग्वालदम चमोली से शुरू हुआ था ये कैंपेन, और कब हुआ था, 1995 में। इसको मैती आंदोलन करता है। मैत का मतलब होता है उत्तराखंड में माइका। ठीक है, मैत का मतलब माइका। अगला देखिए उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थी? तो चिपको मूवमेंट शुरू किया था उत्तराखंड में किसने? गौरा देवी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, गौरा देवी। चिपको आंदोलन उत्तराखंड का एक ऐसा आंदोलन था जो पूरे भारत के साथ विश्व में भी प्रसिद्ध हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा गौरा देवी ने किया था। गौरा देवी ने ये आंदोलन कहां पे किया था? रेंगणी गांव चमोली में, रेंगणी गांव चमोली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौरा देवी का जन्म कहां हुआ था, क्वेश्चन बनता है कभी, तो इनका जन्म हुआ था लाता गांव में। लाता गांव में जन्म हुआ था। उसके बाद रेंगणी गांव में इनकी शादी होती है और कम उम्र में ही पति का देहांत हो जाता है इनके। ठीक है, तो गौरा देवी बहुत बड़ा नाम बन जाती है। और कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया, वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है कुल? ठीक है, तो उत्तराखंड में देखिए आपका वन क्षेत्रफल टोटल कितना है? तो वन क्षेत्रफल टोटल है उत्तराखंड में आपका 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ये डेटा थोड़ा यहाँ पे मिसमैच है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं तो दिसंबर 2024 में जो 18वीं वन रिपोर्ट आई, 18वीं वन रिपोर्ट, इसमें उत्तराखंड के कुल भूभाग के 24,303 वर्ग किलोमीटर में वन है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। हालांकि देखिए बहुत सी ऐसी भूमि होती है जो सरकारी भूमि होती है तो उसको वन भूमि में ही काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, तो वन भूमि में अगर जब हम उसको काउंट करते हैं तो उसके बावजूद भी उत्तराखंड में जो टोटल एरिया आता है लगभग 37 से 38,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, लेकिन अगर केवल कुल शुद्ध वन जिसमें आपका खुले वन, सघन वन, ठीक है, झाड़ियां और जो भी अन्य वन होते हैं उसके हिसाब से 24,303, ये रिसेंट डेटा है 2024 दिसंबर का, 18वीं जो हमारी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। और प्रतिशत में उत्तराखंड में वन है 45.44%। हालांकि उत्तराखंड के कुल भूभाग के लगभग 70%, 71% में आपके वन पाए जाते हैं। ये मतलब जो लैंड है वन भूमि है, इतना आपको समझना है, लेकिन एक्चुअल में इतने वन है। ठीक है, क्लियर? काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको आप अच्छे से समझिएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना आपने। देखिए गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है।
अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में सही है, बिनसर अल्मोड़ा में है, सही है, सोना नदी आपका चमोली में है जो कि गलत है। सोना नदी कहाँ पे आपका पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। फूलों की घाटी आपकी स्थित है चमोली में, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये है फूलों की घाटी, बहुत ही खूबसूरत ये घाटी है भैया, ठीक है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप बहुत ही मनमोहित हो जाएंगे। इस घाटी में आपको बहुत सी किस्मों के फूल दिखेंगे और इस घाटी में, फूलों की घाटी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसको कहा जाता है पुष्पावती। पुष्पावती नदी बहती है इस घाटी में। और इसके साथ साथ यहाँ पर बीच में एक ताल है जिसका नाम है लिंगा ताल, ठीक है, और आंचली ताल भी यही मौजूद है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फूलों की घाटी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। और फूलों की घाटी को मैं आपको बता चुका हूँ, 2005 में फूलों की घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया। फूलों की घाटी की खोज की थी 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रीय पार्क कब बना था ये भी ध्यान रखेंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क बना था 6 नवंबर 1982 को, 1982 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे जो फ्रैंक स्माइथ थे इन्होंने जो एक किताब भी लिखी थी, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये किताब भी लिखी इसके ऊपर, किसने? फ्रैंक स्माइथ ने, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 1969 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का पहला अधीक्षक कौन था? देखिए कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी, माफ कीजिएगा, 1869 में, नॉट 1969। तो 1869 में ये जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन बनाया गया था, इसके पहले अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट कौन बनाए गए थे? तो सुपरिटेंडेंट थे इसके पहले, ऑप्शन बी, नॉर्मन गिल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नॉर्मन गिल को बनाया गया था, तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन जो है आपका, एक देखिए इसकी जो सबसे पहले स्थापना हुई थी आपके 1869 में हुई थी। ऐसे ही नैनीताल के जोलीकोट में भी देखिए, एक ब्रांच के तौर पे बोलूं, ठीक है, जोलीकोट में, तो जोलीकोट में भी इसकी स्थापना हुई थी कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की, ये 1906 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नॉर्मन गिल को ही यहाँ पे अधिभार सौंपा जाता है। क्लियर, ठीक है। थोड़ा इसमें डाउट है दोस्तों, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन जो है ये आपका 1906 में स्थापित होता है, नॉर्मन गिल इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। 1869 नहीं होगा यहाँ पे, ये 1906 होगा, ठीक है। 1869 में क्या हुआ था? 1869 में चौबटिया जो गार्डन है रानीखेत वाला, चौबटिया उद्यान की स्थापना हुई थी उसमें, और ये सेब की खेती के लिए स्थापित हुआ था। और चौबटिया उद्यान के पहले सुपरिटेंडेंट कौन थे? तो ये थे आपके डब्ल्यू क्रो, ठीक है, डब्ल्यू क्रो इनका नाम था, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ध्यान रखना, 1869 में रानीखेत के चौबटिया उद्यान की स्थापना की गई सेब के उत्पादन के लिए, और इसके पहले सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू क्रो थे, जबकि 1906 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के पहले सुपरिटेंडेंट नॉर्मन गिल थे, ठीक है। दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? तो देखिए राजाजी जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है, ये प्राकृतिक आवास माना जाता है एशियाई हाथी का, ठीक है। हालांकि आपको पता है 2015 से यहाँ पर आपका टाइगर प्रोजेक्ट भी आरंभ किया गया है, यानी कि इसमें बाघ भी पाए जाते हैं, लेकिन बाघ से ज्यादा हमारे इसमें मिलते हैं हाथी, ठीक है। हाथियों के लिए ज्यादा फेमस है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। क्लियर, ध्यान रखेंगे। राजाजी राष्ट्रीय पार्क फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे इसका नामकरण किया गया था। क्लियर दोस्तों, चलिए तो ये थे आज के सेशन के 20 क्वेश्चन। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में मुझसे गलती होती है दोस्तों, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उस प्रश्न को या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज भेज सकते हैं कि पीवाईक्यू के इस सेशन में इस क्वेश्चन को आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं चेक करके नेक्स्ट सेशन में उसको करेक्ट कर दूं। क्लियर दोस्तों, बाकी चलिए यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करूंगा। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही बने रहे आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के साथ, और आपके लिए मैं परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज और यूनिक कंटेंट उपलब्ध कराता रहूंगा। जय हिंद, जय देवभूमि।